काश मेरा मायका थोड़ी दूर होता। दीदी, आज रात यहीं रुक जाओ ना। मैं जीजू को फ़ोन कर देती हूँ कि दीदी आज यहीं रुकेगी। देर रात तक बातें करने का मज़ा ही कुछ और है। दिन भर तो बच्चे इतना उधम करते हैं कि दो पल चैन से हम बात भी नहीं कर पाते। गर्मी की छुट्टियों में मायके आई सिया ने बड़ी बहन रेणुका से कहा, नहीं सिया, मुझे जाना ही पड़ेगा। क्या दीदी, तुम भी? जीजू कोई बच्चे नहीं हैं कि तुम्हारे बिना काम नहीं चला सकते। मैं फ़ोन करती हूँ, रुको। बात सिर्फ तेरे जीजू की नहीं है सिया, घर में और भी लोग हैं, सबको देखना पड़ता है। बच्चों को यहीं छोड़कर जा रही हूँ, मैं कल दोपहर तक आ जाऊँगी। कहकर रेणुका बुझे मन से दरवाजे से बाहर चली गई। रात के 8 बज चुके थे। ससुराल पहुंचकर रेणुका ने रसोई संभाली। सासू माँ ने दाल उबालकर और सब्जी काट कर रखी थी। रेणुका ने एक तरफ दाल का छौंक लगाया और दूसरी तरफ सब्जी का, और तीसरे बर्नर पर चावल चढ़ा दिए। फटाफट आटा गूंथकर सास ससुर को गरम गरम रोटी उतार कर देने लगी। उनके उठने के बाद रोहित के साथ खाना खाने बैठ गई। डाइनिंग टेबल पर एक अजीब सी चुप्पी छाई देखकर रोहित की अनुभवी आंखें रेणुका के उखड़े मूड को तुरंत भाप गई। क्या हुआ? रोहित से रहा नहीं गया। कुछ नहीं, रेणुका ने बिना नज़र उठाए कहा। अब बोलो भी रेणुका, मूड क्यों ख़राब है? एक ही शहर में मायका और ससुराल कभी नहीं होना चाहिए। कहते कहते रेणुका के अब तक के छुपाए हुए आंसू छलक ही गए। ओह, तो ये बात है। बात तो तुमने सही कही। काश मेरा भी ससुराल किसी दूर शहर में होता तो मैं भी 2-4 दिन रहकर दामादों वाली खातिरदारी का मज़ा लेता, रोहित ने छेड़ते हुए कहा। रेणुका ने एक नज़र रोहित पर डाली और फिर जैसे तैसे खाना ख़त्म करके उठ गई। रेणुका, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा मायका और ससुराल एक ही शहर में है। रात को फिर रोहित ने रेणुका का मूड ठीक करने की कोशिश की। किस चीज़ की खुशी? शादी के बाद मायके में एक दिन भी चैन से नहीं बिता पाई हूँ। जिम्मेदारियाँ चिपकी रहती हैं, कभी मम्मी जी और पापा जी की तबीयत ख़राब, तो कभी आपके सरकारी टूर, कभी बच्चों की परीक्षा, तो कभी समर कैंप। मेरे लिए तो वैकेशन जैसे कोई चीज़ ही नहीं है। शादी को 10 साल हो गए। इन 10 सालों में 10 रातें भी मायके में नहीं बिता पाई। गर्मी की छुट्टियों में आपकी बहन आती है, मेरी बहन आती है, कितनी खुशी होती है सभी को। पर मेरे लिए तो छुट्टी जैसी कोई फीलिंग ही नहीं। सुबह मायके जाओ तो शाम तक ससुराल लौट आओ। मेरी सभी सहेलियां भी 10-15 दिन के लिए जब मायके जाती हैं तो कितनी खुश रहती हैं। घर की जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाती हैं, देर रात तक जागती हैं और सुबह देर तक सोती हैं। और मेरे लिए तो घड़ी के कांटे भी साजिश रचते हैं कि कैसे मुझे बिज़ी रखें। काश कि मेरा मायका और ससुराल एक ही शहर में ना होता। बात तो तुम्हारी सही है, बस इतना करना कि यही बात कल तुम अपनी माँ के सामने बोलना। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो तुम्हारी तकलीफ़ का मुझसे ज़्यादा बेहतर हल निकाल सकेंगी। कहकर रोहित सो गए। रेणुका भी मन मसोस कर सो गई। अगले दिन सुबह उठकर सारे काम निपटाकर 12 बजे मायके पहुंच गई। सब उसी का इंतज़ार कर रहे थे। आज रविवार होने की वजह से समर कैंप की छुट्टी थी, तो बच्चों को कल यहीं छोड़ गई थी। सब ने मिलजुल कर खाना खाया। बच्चे कैरम खेल रहे थे। तभी गली में मटका कुल्फ़ी वाले की घंटी की आवाज़ सुनाई दी। रेणुका की भाभी ने सबको कुल्फ़ी खिलाई और अपने कमरे में आराम करने चली गई। माँ पर उम्र की थकान थी, वो भी आराम कर रही थी। रेणुका सिया के साथ माँ के पलंग के पास ही फ्लोर पर तकिया लेकर लेट गई। यहाँ वहाँ की बातें शुरू हुई। बचपन की गर्मी की छुट्टियों की याद ताज़ा हो गई। बचपन में कहाँ कोई समर कैंप होता था। माँ कितने आराम से हमें लेकर मामा के घर जाती थी। और क्या, अब तो स्कूल वाले भी समर कैंप के नाम पर बच्चों को एंगेज कर देते हैं। अनन्या की स्विमिंग क्लास चालू है तो मुझे तो रोज़ ही लेकर जाना पड़ता है। अगले महीने स्टेट लेवल में पार्टिसिपेट करने वाली है। और सोनू की कराटे क्लास चालू है, उसकी भी छुट्टियां नहीं रख सकती। रेणुका ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। मैंने तो इसलिए समर कैंप ज्वाइन ही नहीं करवाया रूही को। साल में एक बार तो आना होता है यहाँ, वो भी रह जाए इस चक्कर में, सिया ने बेफिक्री से कहा। सिया की बात ने रेणुका की दुखती रग पर हाथ रख दिया। मन में एक चिढ़ सी उठ रही थी, किंतु किसी से कुछ बोल नहीं पा रही थी। बातों ही बातों में आँख कब लग गई कुछ पता ही नहीं चला। 5 बज गए। भाभी चाय बनाकर ले आई। मम्मी जी, शुक्रवार का टिकट हो गया है। मैं शुक्रवार को रात की ट्रेन से निकलूंगी और 15 दिन बाद वापस का टिकट है। रेणुका की भाभी ने सबके हाथ में चाय के कप थमाते हुए कहा। ठीक है बेटा, रेणुका की माँ ने बहू रेखा को कहा।
माँ, तुमने मेरी शादी इसी शहर में क्यों की? काश कहीं दूर की होती तो मैं भी सुकून के साथ छुट्टियां मनाने आती। चाय पीते पीते रेणुका ने उखड़ी आवाज़ में अचानक माँ से पूछ लिया। इस अनपेक्षित प्रश्न से माँ कुछ पल के लिए खामोश हो गई। रेणुका के दर्द को तुरंत समझ गई। फिर शांत स्वर में बोली, क्योंकि इसमें मेरा स्वार्थ छुपा था। माँ, ऐसा क्यों बोल रही हो? रेणुका माँ की बात सुनकर हैरान रह गई। बेटा, जोड़ियाँ तो ऊपर से बनकर आती हैं। कभी चंद कदमों की दूरी पर जीवन साथी मिल जाते हैं तो कभी 7 समंदर पार। रही बात तेरे सुकून की, तो हाँ, उस पर मैं ज़रूर बोल सकती हूँ कि एक ही शहर में मायका और ससुराल होने से छुट्टियों का सुकून नहीं मिल पाता तुझे। पर कभी तूने दूसरे नज़रिए से सोचा है कि तू कितनी खुश नसीब है? सिया का ससुराल 6 घंटे की दूरी पर है और वो साल में एक बार ही आ पाती है। रक्षाबंधन पर भी बच्चों के एग्ज़ाम या टेस्ट आने की वजह से नहीं आ पाती। उसको देखने के लिए आंखें तरस जाती हैं। तू तो रक्षाबंधन पे भी आ जाती है और मायके या ससुराल के छोटे मोटे फंक्शन पर भी हम मिल लेते हैं। कभी किसी का बर्थडे या एनिवर्सरी पर भी हमारा गेट टुगेदर हो जाता है। जब हमारी याद आती है तब भी तू कभी कभी यूं ही मिलने आ जाती है। टिकट निकालने का झमेला तो नहीं? तेरे और दामाद जी के पास होने की वजह से तेरे पापा और मैं ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि कम से कम एक बेटी का चेहरा तो कभी कभी देखने को मिलता है। सुकून मिलता है हमें। रक्षाबंधन पर तेरे भाई की कलाई सूनी नहीं रहती, वरना तेरे मामा को तो मैंने शादी के बाद ज़्यादातर राखियां डाक से ही भिजवाई हैं। याद है, कोने वाले शर्मा जी की दोनों बेटियों के ससुराल दूर होने की वजह से अचानक चल बसे शर्मा जी के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाई थी। कितना रोई थी कि हम पापा के अंतिम समय में उनके पास भी नहीं पहुंच सकी। तू यहाँ है तो तेरे भाई को भी तेरे और रोहित जी के होने से सहारा है। छोटा सा तो परिवार है हमारा। पास रहने से एक ताकत का एहसास होता है। तेरी शादी के लिए जब रोहित जी का रिश्ता आया था तब बहुत से रिश्तेदारों ने कहा भी था कि लड़की को दूसरे शहर बिहाना चाहिए। एक ही शहर में शादी होगी तो ससुराल वाले हर समय हावी रहेंगे। हर तीज त्योहार रस्में निभानी पड़ेंगी। दूर होने से कुछ तो राहत मिलेगी, पर मैंने किसी की नहीं सुनी क्योंकि मैं स्वार्थी थी। मैं अपनी बेटी को अपनी नज़रों के सामने रखना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी को देखने के लिए मेरी आंखें तरस जाएं। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी को भी रक्षाबंधन पर मायके ना जाने के दुख में छलके आंसू को आंचल के कोने से सुखाना पड़े। मैं नहीं चाहती थी कि तेरी पसंद के बेसन के लड्डू बनाते समय कभी मेरे आंसुओं का खारापन उन पर गिरे। रिश्ते तो बाहर से भी आए थे, पर मेरे स्वार्थ के कारण तुम्हारी शादी यहीं हुई। अब तुम ही बताओ, तुम्हारी माँ स्वार्थी नहीं तो क्या है? माँ की बात सुनकर रेणुका के आंसू बहने लगे। माँ से नज़रें मिलाने का भी साहस नहीं हो रहा था। क्यों माँ से ऐसा सवाल पूछ बैठी? उसका अफसोस हो रहा था उसे। हमेशा अपने आराम की सोचती थी, पर कितनी गलत थी वो। माँ के नज़दीक रहकर कितने सुकून मिल रहे थे, ये नहीं देख पा रही थी। आज उसकी सारी शिकायतें दूर हो गई थी। मुझे माफ़ कर दो माँ, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। स्वार्थी तुम नहीं, स्वार्थी तो मैं हो गई थी। कहकर रेणुका की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। सिया और रेखा की आंखें भी नम थी। मुस्कुराहट थी तो केवल एक माँ के चेहरे पर। दोस्तों, कहानियाँ आपको कैसी लगी अपनी राय ज़रूर देना और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।